मोनोमियल ऑर्डरिंग के अंदर जो हम टर्म ऑर्डरिंग या मोनोमियल ऑर्डरिंग की बात कर रहे हैं, इसके अंदर अब एक और रिजल्ट हम करने जा रहे हैं। इससे पहले जो रिजल्ट किया था हमने, उसके अंदर बेसिकली हमने वो जो उसकी मोनोमियल ऑर्डरिंग हमने डिफाइन की थी, उसकी जो थर्ड कंडीशन थी उसकी इक्विवेलेंस बताई थी कि ये वेल ऑर्डरिंग वाला हो या वन लेस देन इक्वल टू तमाम मोनोमियल्स हो, वो दो कंडीशंस आपस में इक्विवेलेंट आती है। एक छोटा सा रिजल्ट और है, मैंने कहा कि ये भी इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, इसलिए कि जस्ट टू हैव अ प्रैक्टिस अबाउट दिस मोनोमियल ऑर्डरिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसी वीडियो के अंदर हम बाकी उसकी कुछ नोटेशंस भी देखेंगे कि इस मोनोमियल ऑर्डरिंग को डिफाइन करने के बाद और वो तीन तरह की मोनोमियल ऑर्डरिंग को डिफाइन करने के बाद लेक्सिग्राफिकल ऑर्डरिंग को, ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिग्राफिकल ऑर्डरिंग को, और उसके बाद जो है वो ग्रेडेड लेक्सिग्राफिकल ऑर्डरिंग, ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिग्राफिकल ऑर्डरिंग को डिफाइन करने के बाद हम इसकी नोटेशंस की तरफ भी थोड़ा सा आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसका प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट देखते हैं, और ये स्टेटमेंट जो है प्रोपोजिशन की वो है कि एक्स अल्फा एक्स बीटा जो है वो दो मोनोमियल्स हैं इसमें से टी ऑफ एन में से, और उसके बाद एक्स अल्फा जो है वो डिवाइड कर रहा है एक्स बीटा को। ठीक है, अगर ये एक्स अल्फा एक्स बीटा को डिवाइड करेगा, इट मीन्स कि एक्स अल्फा लेसन हो जाएगा एक्स बीटा के। यानी कि ये एक बहुत ही बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर वो मोनोमियल उसको डिवाइड करा डेफिनेटली वो छोटा होगा, लेकिन क्या है कि हम इसको जस्ट वो जो हमने टर्म ऑर्डर या मोनोमियल ऑर्डरिंग की डेफिनेशंस की थी उसके मुताबिक इसको देखते हैं। इसी तरह की एक चीज़ हमने वो इससे पहले जो प्रोपोजिशन थी उसके प्रूफ में भी देखी थी। ठीक है, तो एक्स अल्फा अगर एक्स बीटा को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि एक्स अल्फा मोनोमियल जो है वो उसको जब वो डिवाइड करता है किसको, एक्स बीटा को, दैट मीन्स के एक्स जो आपके पास एक्स बीटा जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स अल्फा विद सम एक्स गैमा। ठीक है, तभी वो उसको डिवाइड कर रहा है। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ द डिवीजन ऑफ टू मोनोमियल्स, को दोनों को जब डिवाइड किया गया एक और मोनोमियल एक्स के रेस्पेक्ट पर गैमा आ गया और वो आपके पास इसके बराबर आ गया। ठीक है, सो दैट मीन्स कि आपके पास जो है, अब अगर हम मोनोमियल ऑर्डरिंग की बात करूं तो मोनोमियल ऑर्डरिंग के अंदर हमारे पास जो कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन, दैट कंडीशन वाज कि वन जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू एक्स, किसी भी मोनोमियल से वो वन जो है वो लेस देन होगा। सो दैट मीन्स कि आपके पास जो है दैट बिकम्स कि आपके पास जो एक्स गामा है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर मैं दोनों साइड्स पे एक्स अल्फा को मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स अल्फा इज लेस देन इक्वल टू एक्स अल्फा टाइम्स एक्स गामा। ठीक है, लेकिन ये जो एक्स अल्फा आपके पास एक्स गामा और एक्स अल्फा है दैट इज इक्वल टू एक्स बीटा, दैट मीन्स कि एक्स अल्फा जो है वो लेस देन आ गया एक्स बीटा से। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिजल्ट था। इस रिजल्ट का मैंने कहा चले इसका प्रूफ आपको बता देता हूँ। इस प्रूफ के बाद हम नोटेशंस की तरफ चलते हैं और उस नोटेशंस को हम अभी डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इन नोटेशंस को हम थ्रू आउट, तो इसके बाद जो हमारी प्रोग्राम बेसिस की सारी थ्योरी है उसके अंदर इन नोटेशंस को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपके पास जो अभी तक हम सारा काम कर रहे हैं वो जो मोनोमियल ऑर्डरिंग वाला काम कर रहे हैं उसी को हमने आगे जब हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे, तो ये नोटेशन लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोटेशन जो हम करने जा रहे हैं सबसे पहले देखते हैं नोटेशन हम बेसिकली पॉलिनोमियल के लिए कर रहे हैं, पॉलिनोमियल इन एन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन एन वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम चूज करेंगे टर्म ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हम अभी तक काम करते आ रहे हैं कि टर्म ऑर्डर को सबसे पहले चूज करना है कि किस मोनोमियल ऑर्डरिंग टर्म ऑर्डरिंग के रिस्पेक्ट से हम इसको कर रहे हैं, कि टर्म ऑर्डर मोनोमियल ऑर्डरिंग सेम चीज़ है, और मोर ओवर के विद इन द वेरिएबल्स इसकी क्या हम कौन से ले रहे हैं, यानी कि x1 ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन सो ऑन, ये ले रहे हैं, कोई और ऑर्डरिंग ले रहे हैं, विद इन द वेरिएबल्स भी इसको डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि एक टर्म ऑर्डर को डिफाइन करना और दूसरा विद इन द वेरिएबल्स उसकी ऑर्डरिंग क्या है, किस रिस्पेक्ट से हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपसे पहले एग्जांपल भी देखी थी कि अगर हम इसको चेंज करते हैं विद इन द वेरिएबल्स तो आपके पास मोनोमियल ऑर्डरिंग की डेफिनेशन भी उसी हिसाब से चेंज हो जाती है, वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, यू हैव अ पॉलिनोमियल एफ। ठीक है, पॉलिनोमियल आपने एफ लिया किसमें से, पॉलिनोमियल रिंग इन एन वेरिएबल्स में से, और उस पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो a1 x1 की पावर अल्फा 1 में इसको कर देता हूँ। बेसिकली ये अल्फा 1 भी वेक्टर ही है, इसलिए इसको अगर अकेला अल्फा भी लिखा रहने देंगे दैट्स ओके, लेकिन ओके इसको जस्ट हम अल्फा 1 इज अगेन एन वेक्टर, a2 x2 की पावर अल्फा 2 अगेन एन वेक्टर, एंड ar x r की पावर अल्फा r।
ठीक है, दिस इज सिंपल नोटेशन। और ये x1, x2 और xr जो है ये बेसिकली अब वेरिएबल्स नहीं है, ये बोल्ड हुए हैं, बोल्ड इन द सेंस कि ये आपके पास जो है ये पूरे के पूरे मोनोमियल्स हैं, इट रिप्रेजेंट्स मोनोमियल्स। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है इन फ्रॉम द पॉलिनोमियल रिंग इन n वेरिएबल्स, और उसको उस पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। इस फॉर्म में क्या खास बात है, एक ये है कि ai's आपके पास नॉन जीरो है, ओके, ये एलिमेंट्स ऑफ फील्ड्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने इस f को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, क्योंकि ये जितने भी मोनोमियल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस आवर गिवन टर्म ऑर्डर जो कि एक टोटल ऑर्डर होता है, तो हम इन तमाम मोनोमियल्स के दरमियान में एक ऑर्डरिंग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा मोनोमियल सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम किसी भी उसमें जो f है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या हम इक्वलिटी ला सकते हैं कि हम इसको x अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं, इक्वलिटी नहीं ला सकते। इक्वलिटी क्यों नहीं ला सकते? अगर इक्वल हैं, अगर दो मोनोमियल इक्वल इट मीन्स हम उनको सेपरेट नहीं लिखेंगे। यानी कि आपके पास अगर कोई है ना, जैसे मैं f को लिख रहा हूँ, f इज इक्वल टू x1 स्केयर x2 प्लस 2x1 स्केयर x2 प्लस x1 क्यूब, तो ये अगर दो सेम है तो उसको हम इकट्ठा करेंगे, उसको एक अलग अलग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट आपके पास जो है ये इनक्वलिटी आ रही है कि ये आपके पास इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स कि आपके पास ये x1 अल्फा 1 इज ग्रेटर देन x2 अल्फा 2 सो ऑन xr ग्रेटर देन xr। तो अब किसी भी पॉलिनोमियल को हम विद इन गिवन टर्म ऑर्डर इस ऑर्डरिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब आपने उस ऑर्डरिंग में इसको लिख दिया, x1 अल्फा 1 x2 अल्फा 2 xr अल्फा की फॉर्म में, फिर x1 अल्फा 1 सबसे बड़ा मोनोमियल है, x2 अल्फा 2 उससे छोटा है एंड सो ऑन, और xr अल्फा r जो है सबसे छोटा मोनोमियल है, ठीक है। देन वी डिफाइन दिस लीडिंग मोनोमियल ऑफ f। लीडिंग मोनोमियल ऑफ f जो है ये सबसे जो इसका फर्स्ट ये मोनोमियल पड़ा हुआ है x1 की पावर अल्फा 1 जो सबसे बड़ा मोनोमियल है इस f के अंदर, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली लीडिंग मोनोमियल ऑफ f, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लीडिंग पावर प्रोडक्ट और लीडिंग मोनोमियल ऑफ f, ठीक है। उसके बाद वी हैव लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट जो इस लीडिंग मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि a1 जो है, दैट a1 इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ f, ठीक है। देन उसके बाद लीडिंग टर्म यानी कि आपने x1 एक पावर अल्फा 1 और साथ में a1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये जो है बेसिकली पूरी पूरी लीडिंग टर्म बन गई। तो ये वो नोटेशंस थी जो मैं बताना चाह रहा था इसमें, कि आपके पास जब आप f है तो उस f के साथ आप लीडिंग मोनोमियल ऑफ f, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ f और लीडिंग टर्म ऑफ f, ये लीडिंग जो सारी ये फैमिली है, लीडिंग मोनोमियल, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग टर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी हमने जो डिवीजन करनी है मोनोमियल्स की, आपको याद होगा कि वन वेरिएबल के अंदर भी जो सबसे बड़ी टर्म थी जो लीडिंग थी उसी को हम कैंसिल करते हैं। तो इसलिए इसको डिफाइन करने की जरूरत है कि जब हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे इन मोर देन वन वेरिएबल, तो आप उसकी लीडिंग टर्म को, ये लीडिंग जो आपके पास पावर मोनोमियल है उसको देखते हुए आपने कैंसिलेशन करनी है, या उसको देखते हुए आपने डिवीजन को स्टॉप करना है, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ साथ एक इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं। उस एग्जांपल के अंदर यू हैव लेट्स से इन 3 वेरिएबल्स एंड f you are in k of x1 x y एंड z, ठीक है, क्योंकि x1 x2 x3 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर x y z लिखें, जरा इजी होता है इसको लिखना। सो f इज इक्वल टू 2x स्क्वायर yz प्लस 3xy क्यूब माइनस 2x क्यूब, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास इसकी डिग्री, फर्स्ट वाले की डिग्री 2 + 1 + 1 4, सेकंड वाले की 4 और थर्ड वाले की 3, ठीक है। अभी हम सबसे पहले इसमें लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू, हमने सबसे पहले ऑर्डरिंग फिक्स करनी है। अगर हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग करें और साथ में करें विद x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, जो कि हमारी यूजुअल हम करते हैं, अगर कहीं भी ये x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z नहीं डिफाइंड मीन्स कि x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z है, और अगर कोई डिफाइंड है तो उसके मुताबिक हम इसको करेंगे, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू लेक्स एंड x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, उसके पास रिस्पेक्ट से आपके पास जो सबसे बड़ा टर्म इसकी बन रही है वो बन रही है x, जहां पे x की पावर सबसे बड़ी है, क्योंकि x को हमने ग्रेटर लिया है, ठीक है। तो आपके पास ये x क्यूब सबसे बड़ी पावर है, एंड आपके पास
एक्स स्केयर उसके बाद वाली पावर, उसके बाद एक्स इसके पावर है। तो इसका मतलब जो एफ को हम एक खास ऑर्डरिंग में लिख सकते हैं। इस केस में वो जो खास ऑर्डरिंग बनेगी, दैट खास स्पेशल ऑर्डरिंग इज -2x³ + 2x स्केयर yz एंड +3xy³। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देन यू हैव लीडिंग मोनोमियल of f in this case is equal to x³, leading coefficient of f in this case is -2 and leading term LT of f in this case is -2x³। सिर्फ लीडिंग कोई हम देख रहे होते हैं, उसके बाद टर्म को हम नहीं देखते। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो एक और हम इसमें ऑर्डरिंग देखते हैं, लेट्स हम इसको डिग्री रिवर्स, ग्रेडेड रिवर्स के साथ इसको देखते हैं, GR लेक्स या डिग्री लेक्स दोनों सेम है। तो उस केस में आपके पास जो है इसकी जो इस ऑर्डरिंग में देखें ग्रेडेड में, तो ग्रेडेड का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले डिग्री को देखना है। तो डिग्री में ये दोनों बड़ी हैं, ठीक है, और इनकी डिग्री 4 है और इसके बाद x³ की डिग्री जो है वो 3 है। तो सबसे पहले जो बड़े आएंगे ये दो जो 4 डिग्री वाले, और विद इन द 4 डिग्री आपके पास जो x² वाली टर्म है बड़ी, क्योंकि जब डिग्री सेम आती तब हम उसकी लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग में देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये जो हमने इस वक्त पॉलिनोमियल लिखा हुआ, बेसिकली हमने इसको डिग्री लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग में ही लिखा हुआ है। इन दैट केस आपके पास लीडिंग मोनोमियल जो है दैट इज इक्वल टू x² yz and leading coefficient of f in this case is 2 and leading term जो है in this case of f is given by 2x² and yz। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डरिंग में हमने देख लिया। उसके बाद एक और उसको भी देख लेते हैं, ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, यानी कि ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। तो ये इसमें मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ग्रेडेड यूज कर लें, डिग्री यूज कर लें, दोनों सेम है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर ग्रेडेड लिखा हुआ है या ग्रेडेड डिग्री लिखा हुआ है, बोथ आर एक्चुअली सेम। और जो इससे पहले हमने उसमें भी बेसिकली हमने x > y > z लिया था, और इसमें भी हम बेसिकली यही लेते हैं, x > y > z। ठीक है, और इस केस में इसका मतलब ये हुआ कि हमने जहां पे z की पावर, जहां पे z की पावर हमने राइट साइड को देखेंगे, z की पावर जो है जहां पे बड़ी होगी बेसिकली वो टर्म जो है वो अल्टीमेटली छोटी हो जाएगी। अगर z की पावर सेम है फिर हम y की पावर देखेंगे, y की पावर अगर बड़ी होगी वो टर्म छोटी हो जाएगी। अगर y और z दोनों की पावर सेम है तब हम उसके बाद x की पावर्स को देखेंगे, और x की पावर अगर बड़ी है तो वो टर्म वो छोटी हो जाएगी। यानी कि ये मैं आपको अदर देन वो जो हम उसको वेक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं उसके बगैर बता रहा हूँ कि आपने इसको कैसे डिग्री रिवर्स को देखना है इन दिस केस। तो इसके अंदर बेसिकली आपके पास वही, क्योंकि ये ग्रेडेड हम इसको पहले देखेंगे, तो ग्रेडेड में आपके पास x³ छोटा है और आपके पास जो 4 डिग्री वाले हैं उनको हम पहले देखेंगे। तो डिग्री 4 वाले आपके पास दो ही एलिमेंट हैं, एक आपके पास x² yz है और दूसरा आपके पास xy³ है। ठीक है, इसमें क्योंकि आपने x > y > z लिया हुआ है तो आपने बेसिकली राइट साइड से देखना है कि राइट साइड पे जहां पे z की पावर बड़ी होगी वो टर्म जो है वो अल्टीमेटली आपके पास छोटी आ जाएगी। तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो है xy³ ये बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू x² yz। और ऑब्वियसली क्योंकि आपके पास x³ में डिग्री ही 3 है, छोटी डिग्री है, तो आपके पास ये एक ऑर्डरिंग बन गई है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। तो इस रिस्पेक्ट से जो आप f को लिख सकते हैं दैट f इज एक्चुअली इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² yz और -2x³ एंड दैट इम्प्लाइज दैट आपके पास जो है ये इसमें लीडिंग मोनोमियल ऑफ f जो है दैट इज इक्वल टू xy³, और उसके बाद लीडिंग आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ f जो है दैट इज इक्वल टू 3, और उसके बाद लीडिंग टर्म ऑफ f इन दिस केस इज इक्वल टू 3xy³। स्टूडेंट्स इसमें हमने जो है वो एक ऐसी एग्जांपल देखी, उसके अंदर 3 मोनोमियल्स थे। उस पॉलिनोमियल की सपोर्ट के अंदर बेसिकली 3 मोनोमियल्स थे, और तीनों मोनोमियल जो हैं वो डिफरेंट ऑर्डरिंग के लिए वो 1 by 1 जो है वो डिफरेंट ऑर्डरिंग के लिए अपने आप को लीडिंग
टर्म का कैंडिडेट जो है वो शो कर रहे थे, ठीक है। मतलब लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग के रिस्पेक्ट से कोई और मोनोमियल था, ग्रेडेड लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग से रिस्पेक्ट से कोई और था, और उसके बाद रिवर्स ग्रेडेड जो लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग है उसके रिस्पेक्ट से कोई और था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑर्डरिंग चेंज कर देंगे तो लीडिंग टर्म चेंज हो जाएगी। लीडिंग टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? जब डिवीजन के अंदर आपने टर्म को कैंसिल आउट करना है तो सबसे पहले आपने लीडिंग टर्म को कैंसिल आउट करना है। तो इसलिए ये ऑर्डरिंग, सबसे पहले मोनोमियल ऑर्डरिंग को डिफाइन करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। और उससे भी मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप विद इन द वेरिएबल्स क्या कर रहे हो। विद इन द वेरिएबल्स अगर आप चेंज कर दोगे, जैसे इन तीनों, इस एग्जाम्पल के अंदर तीनों ऑर्डरिंग में मैंने एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड लिया था, अगर इसको मैं चेंज कर दूंगा तो उसके रिस्पेक्ट से वो आपके पास जो बाकी जो है वो डेफिनेशन उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्डरिंग यहाँ पे कंप्लीट है। ऑर्डरिंग काफी हमने प्रैक्टिस भी कर ली है और ऑर्डरिंग हमने अच्छी तरीके से डिफाइन भी कर लिया है। अब इसके बाद इस ऑर्डरिंग को हमने अप्लाई करना है। अप्लाई कहाँ पे करना है? कॉन्सेप्ट वही है कि अब मोर देन वन वेरिएबल के अंदर अब हम डिवीजन को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वीडियोस के अंदर हम डिवीजन एल्गोरिथम को देखेंगे जिसके अंदर हम इन ऑर्डरिंग को यूज करेंगे।